अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों? ठीक ठाक। पेपर हो चुका, अब तो इंतज़ार करना है कि रिज़ल्ट है, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला से कि अच्छे ही रिज़ल्ट आएंगे। बस तैयारी अगर अच्छी की थी, कोर्स आउटलाइन से पढ़ा था, अपनी बुक्स को फॉलो किया था, तो फिर अब मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा वो फ़िज़िक्स के हवाले से होगा कि फ़िज़िक्स का पेपर अगर हम देखें कि हम अगर अब नंबर वाइज क्वेश्चन करें जो हमने किया है, तो उसका सोल्यूशन क्या है वो देखेंगे कि इसमें हमें क्या हल होता है। ठीक है जी। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय। तो अब देखो, या तो आपको आप आइडेंटिटी याद हो तो आप ये काम कर सकते हो कि ये फोटोन एक फॉर्मूला तो ये था, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, हम लोग याद कर लेते हैं। और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता था। एक आपको याद होगा वेव इक्वेशन क्या होती थी? वेव इक्वेशन वी इज इक्वल टू एफ टाइम लैम्डा। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर मैं सी कह दूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम है, फोटोन है, तो इसको यू भी लिखा जा सकता है। और यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो ये हो जाएगा सी अपॉन एफ। तो पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय सी ओवर एफ। अब इसको जब पलटोगे तो ये एच एफ अपॉन सी होगा। अब रह गए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? देखो एफ है, और हमारी बुक्स में इसको न्यू भी कहा जाता है। अब यहाँ क्योंकि वी दिया हुआ है तो आंसर जो मैच हो रहा है इस हवाले से, यह वी मुराद स्पीड से मुराद नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मुराद है। तो ये बनता है। एक और मेथड भी हो सकता है। तो भाई ये फॉर्मूला याद है, मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग करके देख लें। आप कुछ भी बना सकते हो। आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हो। तो मास इनटू स्पीड या वेलोसिटी डिस्टेंस का मोमेंटम, तो ये पता भी होगा, ये पीसी हो गया। फिर आपको एक एनर्जी प्लांक्स कांस्टेंट पर ए इज इक्वल टू एच एफ कहते हैं, या आपने न्यू कहा है तो आप ऐसे कह दो, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। तो अब ये दोनों इक्वल होंगे तो पी सी इज इक्वल टू एच। पी इज इक्वल टू, देख रहे हैं, इससे भी हो सकता है। तो अगर याद है तो टाइम बच जाता है। तो ई इज द राइट आंसर। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होती है? अगेंस्ट होती है फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस। और आपको मशहूर फॉर्मूला भी याद होगा ओम्स लॉ के अंदर, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर, जिसे हम कहते हैं ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। तो अब हो सकता है वो वोल्ट ओवर एम्पियर भी दे सकता है। बहरहाल यहाँ ओम में हमारा फायदा हो गया। तो डी इज द राइट आंसर। द लॉन्गिट्यूडल वेव डू नॉट एग्जिबिट, अब अगर आप ऑप्शन देखें तो खुद ही ऐसे आसानी से कर लेंगे। साउंड वेव है, ठीक है ना, या गैसेस की जो वेव हैं तो रिफ्लेक्शन करती हैं जनाब, रिफ्लेक्ट डायफ्रेक्शन भी करती है, इंटरफेरेंस भी करती हैं वेव ने, रिफ्रैक्शन भी करती हैं, बेंडिंग भी होती है। लेकिन कौन सा प्रोसेस नहीं हो सकता? पोलराइजेशन। आपको याद हो कि जब पोलराइजेशन के प्रोसेस जो करती हैं वो कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। और जो जो साउंड वेव्स होती हैं या जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं वो कभी भी पोलराइज नहीं होती। सी इज द राइट आंसर। 1 kilogram mass is entirely convert into energy. The amount of energy will be, एक बहुत मशहूर इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास हमें दिया हुआ है 1 kg। सी आपको तो पता ही होगा, 1 सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और इस पर अगर आगे पावर आ गई तो वन तो मल्टीप्लाई में वैसे ही खत्म। थ्री का स्क्वायर, अगर ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन में जो है वो 9 नहीं है, बाकी सब में है, यानी बी ऑप्शन तो किसी जरूरत नहीं हो सकता। तो अब बाकी में सब में 9 है तो इसे हमें सोचना भी नहीं चाहिए। जबकि अगर पावर पे पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8⁻16, और यूनिट होती है जूल। तो राइट आंसर 9 × 10⁻16 जूल। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी अगर फॉर्मूला याद है तो क्या होता है जनाब? क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। और इससे आपको पता ही है, रेस की यूनिट ओम होती है, इसका मीटर स्क्वायर, ये लेंथ मीटर, सिंप्लीफाई कर लोगे तो ओम मीटर। याद है, पता ही होगी सबको। तो ए इज द राइट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और ये बनता क्या है? वॉट।
total potential difference across the combination of the three similar cell become the maximum when। तो ये तो बहुत आसान है, याद होगा आपको। जब आपने 13 चैप्टर हमने इलेक्ट्रिक करंट अगर पढ़ा था, तो उसमें सेल्स की ईएमएफ भी पढ़ी थी। अगर सेल्स को सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो इनकी ईएमएफ ऐड हो जाती है। जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो इनकी रेजिस्टेंस रखे की बड़ी रेजिस्टेंस बनती है, तो ये बन जाता है। तो यही मैक्सिमम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर हम सेल को जोड़ दें तो ऐसी सूरत में उनमें हमें मैक्सिमम जो है वो ईएमएफ मिलेगी। इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। इनमें से कौन सा रहेगा? ट्रांसफर कन्वर्ट डीसी इंटू एसी, ट्रांसफर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ट्रांसफर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफर कन्वर्ट एसी इंटू डीसी एंड ट्रांसफर फॉर्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब क्या करें? तो अब जब ये वर्ड यूज आ गया तो याद करो, आपको पता है इसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। तो जब दो कॉइल होंगी और फिर एक मूव करती है टर्न से, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल, ये हमने पढ़ा भी है। तो कौन सी कंडीशन होगी जब दो कॉइल्स के दरमियान कौन सी इंडक्शन होती है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सी द राइट आंसर। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यूं भी कह सकते हैं भाई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और मोमेंटम वाला मास है तो मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी। अब वी और यू भी कह सकते हैं, बाद इसको यू भी कहते हैं, एम वी माइनस एम यू, तो झगड़ा नहीं है, ये तो आपका अपना डिवाइड में टाइम होता है। तो मास कॉमन ले लो, तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये चीज कहलाती है एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको याद हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो होता था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिसको हम कहते थे वी एक्स, या बाद लोग उसको वी एच भी कहते थे, तो ये थ्रू आउट द मोशन जो होता है वो रिमेन सेम या कांस्टेंट रहता है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो ऐसी सूरत में, या यूनिफॉर्म रहेगी, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो। ए द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। अब हमने इनमें से स्टेटमेंट को ढूंढना है। वर्क कैन नेवर बी कन्वर्ट इनटू हीट। अब ये तो आप सोचें, आपने थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा है, आपने वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ी है, ठीक है ना। तो वर्क कैन बी कन्वर्ट कंप्लीट इनटू हीट। बोथ हीट एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल है। हीट कैन नेवर बी कन्वर्ट इनटू द वर्क, एंड हीट कैन बी कन्वर्ट कंप्लीटली है। तो एक बात याद रखो, जब आपने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था तो आपने ये कहानी पढ़ी थी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ऐसी सूरत में इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो फिर हम ये कहते हैं ना कि जी जनाब, वर्क डन जो होता है वो इक्वल टू होता है हीट सप्लाई के साथ। तो एक बात जरूर याद रखिएगा, ये जुमला इंटर कन्वर्टेबल हम यूं ठीक नहीं कर सकते कि जो वर्क होता है वो कंप्लीटली हीट एनर्जी बन सकता है, लेकिन हीट रिवर्स में, यानी ये काम रिवर्स में नहीं हो सकता। हीट मुकम्मल तौर पे वर्क नहीं करा सकती हीट एनर्जी। वर्क जो होगा वो, अगर आप कोई वर्क करके उसको जो है वो हीट एनर्जी में कंज्यूम कर लें, वो कंप्लीटली पॉसिबल है। और ये बात ये हमें आइसोथर्मल प्रोसेस बताता भी है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बी द राइट आंसर। वर्क कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट। The force responsible for a simple harmonic motion of a simple pendulum। अब अगर याद है नहीं तो डेरिवेशन आपको जरूर याद होगी कि देखो, सिंपल पेंडुलम क्या होता था कि ये एक स्ट्रिंग होता था इनएक्सटेंसिबल, और हम इसके साथ एक
बॉडी, या अब हम जब पेंडुलम की बात करते थे तो एक बॉब हैंग कर देते थे, ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल पॉइंट वो कह दें, या इसको आप कह दो मीन पोजीशन, ऐसा ही होता था। तो अब जब वेट तो डाउनवर्ड जाता है, लेकिन टेंशन कहाँ जाती है, अपवर्ड जाती है। और लेंथ होती है पेंडुलम की, तो लेंथ होती है पूरी स्ट्रिंग की लेंथ, और बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉब के साथ, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एल। अब पेंडुलम की जब हम कैलकुलेशन करते थे तो जी यहाँ से तो नहीं यूज करते थे, हम उसे पकड़ के यहाँ कहीं पे लेके जाते थे, ऐसा ही करते थे, एम्पलीट्यूड बनाते थे। मान लो कि हम यहाँ ले गए, यहाँ आ गए, तो इस हवाले से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा। अब वो डिस्टेंस हम एक्स कह देते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए। तो अब बॉब जब यहाँ आया तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ तो एंगल बना, उस एंगल को हम थीटा कह देते हैं। वेट जो होता है वो तो जाता ही डाउनवर्ड है, डब्लू कह ले, या डब्लू की वैल्यू होती है एम जी होता है। और वेट वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके कंपोनेंट भी होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो मैं अगर इसको ऐसे जोड़ूं और ऐसे करूं तो ये कंपोनेंट आ गया। तो देखो ये चीज और ये चीज पैरेलल है, तो जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक, तो अब यहाँ वाला जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि एंगल के साथ है, तो डब्लू कॉस थीटा कह ले या एम जी कॉस थीटा कह लें। और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला होगा डब्लू साइन थीटा या एम जी साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा तो जो बैलेंस कर जाता है वो तो टेंशन के साथ बैलेंस कर, यानी अगर ये कहा जाए कि टेंशन क्यों है, तो फिर टेंशन बैलेंस हो रही है एम जी कॉस थीटा। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे टेंशन की बात नहीं की है, उसने कहा है कि वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होगी वाइब्रेशन मोशन कराने से, यानी झूला झुलाने में, झूला झूलते हैं ना इस तरीके से, तो वो कंपोनेंट कौन सा है, तो देखो ये है, ये फोर्स ऐसे आ रही है। तो रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो कि झूला झुलाने में या पेंडुलम को वाइब्रेशन मोशन कराने में होगी, वो वेट का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट कहला सकता है, या एम जी साइन थीटा कह लो, या आप इसको डब्लू टाइम्स साइन थीटा भी कह सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। The current through a conductor is directly proportional to the potential difference between the end of the conductor provided that the physical condition remains same, यानी फिजिकल टेम्परेचर का तो बहुत मशहूर लॉ, मैट्रिक में भी पढ़ा, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा, क्या होता है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आर। तो जनरली देख लें क्वेश्चन अब तक जो हम चलते जा रहे हैं, एक आध बिल्कुल होगा, लेकिन ज्यादातर जो है वो बेस्ड कर रहे हैं हमारे पास कि यूनिट के ऊपर, या बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, या फिर डेफिनेशन के ऊपर। द मेजर ऑफ एनर्जी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किट, तो इस कॉल क्या होगा, एनर्जी मेजर करते हैं टू पॉइंट ऑफ द सर्किट के अंदर जब बात करेंगे, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है और पर यूनिट चार्ज जो होता है, वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। एनर्जी कह लो, वर्क कह लो, ठीक है ना, एनर्जी या वर्क कह लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय चार्ज, दिस इज द पोटेंशियल दो पॉइंट्स के दरमियान। तो इज द राइट आंसर। If electronic transition on hydrogen atom terminated in the second orbit, तो बात हो रही है सेकेंड एमिटेड सीरीज है, तो ऐसी सीरीज विजिबल होती है, और विजिबल सीरीज अगर आपको याद है तो बाल्मर सीरीज, टी इज द राइट आंसर। The force experienced by the current carrying conductor placed in the magnetic field F equals to B, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई करंट एल, और साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा इज राइट। द रेशियो ऑफ द मोलर गैस कांस्टेंट टू एवोगाड्रो नंबर, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर एवोगाड्रो नंबर से, तो हम याद है इसको कहते हैं स्मॉल के, और क्या कहलाता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10 की पावर। तो राइट आंसर इज बी। The electric force between the two static point charges vary directly proportional to the product of the charges, and with inversely proportional with the square of the distance between them.
दिस इज कॉल्ड, कौन सा लॉ था? कूलम्ब लॉ था, कि जिसने कहा था कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द सेंटर, या डिस्टेंस बिटवीन देयर देम। तो अब हम जब बनाते थे तो याद आ रहा होगा, अब ये तो बहरहाल लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ बताना था। ये जो स्टेटमेंट थी तो उस हवाले से हमें टिक कर देना था ऑप्शन बी में। द रेडियो एक्टिविटी, द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ एंड डी के कांस्टेंट। तो आपको याद होगा इस तरीके से जो फॉर्मूला हमारे पास है, एक तो फॉर्मूला ये था, इसको हमारी बुक में यूं भी लिखा गया था, लॉग बेस ही, बेस ये था ई और टू डिवाइडेड बाय 11, और जब प्रोडक्ट की बात होगी तो हम इसको यूं भी लिख सकते थे। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको यू भी लिख सकता है वो। और अगर आपको याद हो बुक में इसको सॉल्व भी किया गया था, वरना आपके पास कैलकुलेटर पहले होता है, ये नहीं कह रहा कि पेपर में अलाउ होता है, लेकिन आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि बेस अगर होगा, यानी ये नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग नहीं है, तो उसका वैल्यू टू अगर देखें तो 0 से बुक में वाला फॉर्मूला भी होता है ना, 0.693 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो राइट आंसर इज ए। The change in potential energy per unit charge between the 2 points is called, यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी चाहे किसी भी टाइप को चार से डिवाइड करो तो किसकी डेफिनेशन बन गई भाई? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट इसकी यूनिट होती है, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से अब मैग्नेटिक फील्ड exert a force if a charge particle moves opposite to the magnetic field। तो बेसिकली तौर पे अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, क्या है, इसीलिए तो फॉर्मूला लगा था एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड एट द फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स अपोजिट है। तो ए इज द राइट आंसर, सही है। चले बी भी देख लेते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड नेवर एक्सर्टेड फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल, नहीं। अब मैंने एक्सर्टेड फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक, नहीं, जरूरी नहीं था। तो जो है भाई साइन थीटा है, तो ये तो सारे केसेस बता सकता है। जीरो भी एंगल हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता। अब मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये भी आपको देखें मूव द परपेंडिकुलर, तो ये भी स्पेशल केस है। तो जो बेसिक और जनरल हमारे पास आंसर है, बेस्ट आंसर है, वो राइट आंसर है ए। द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, तो रेजिस्टिविटी जो है वो नहीं, जो है ये फॉर्मूला होता था जिसको हम यूनिट करते थे ओम मीटर, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। और ये इसका फॉर्मूला जरूर है, लेकिन ये मटेरियल के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी शेप पर या चार्ज पर या साइज पर। तो राइट आंसर बनेगा टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी इन द फ्री स्पेस, तो देखो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट एवरीवेयर सेम रहती है, और ये आपको जाता ही हो गया 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड है। और हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहरहाल यहाँ पर तो मीटर पर सेकंड है, तो मजे आ गए। इज द राइट आंसर। The constant power output of machine is 6 watt. The energy delivered by it in the 2 minutes. तो power इक्वल टू एनर्जी कह लो, वर्क कह लो, एक ही बात है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है, और ये डिवाइड में टाइम है। तो पावर हमारे पास 6 वाट दी गई है, ये 6 हो गई। एनर्जी हमें पता करनी है, तो पूरा लिख दो भाई, मेरे पास तो टाइम है तो मैं तो लिख रहा हूँ, आप तो नहीं लिखना बैठ जाना पूरा एनर्जी। लेकिन ये टाइम है 2 मिनट में, तो 2 टाइम × 60, क्यों किया मैं 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। बस ये ख्याल कर देना, ऐसा ना हो कि मुझ जैसे बंदे ने टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां से आगे 6 से मैं 12 कह दिया जल्दबाजी में, तब ये चीज डिवाइड हो रही है। तो एनर्जी इक्वल टू 6 × 2 × 60, 6 6 36, 36 2 72, और एक ही जीरो है, और यूनिट एनर्जी की या वर्क की योग होती है। तो 720 जूल राइट आंसर होता है। द प्रोसेस इन विच द ऑल सप्लाइड हीट इज कन्वर्ट इनटू वर्क इज कॉल्ड, यानी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा। और अगर हम याद रखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास ये होता था,
ऐसा होता था। अब इसमें इसको अगर इससे मैच करें तो डेल्टा यू नहीं है, इसका मतलब है जीरो। और ऐसा कब होता था? जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करते थे, और किसी सिस्टम को ए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो उसे हम क्या कहते थे? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल इज द राइट आंसर। द चार्ज टू मास रेशियो यानी E/m रेशियो, अब मुझे याद है। अब मुझे तो याद है, चलो अब आप हर एक को तो याद नहीं, लेकिन इतना तो याद होगा यार, इतनी अब फिजिक्स पढ़ चुके हो कि ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब एक काम करते हैं ना, पहले इसको तो ऊपर लेके जाएं। 1.6 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 31। अब 31 में से ये माइनस करना है, क्या करें जी? क्या होगा? अगर 20 निकालते हैं 11 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 10 की पावर हो जाएगी 12। अब 12 है तो 12 के करीब तरीन 11 मौजूद है, इसका मतलब है ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। एक थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है। अब 11 अगर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1.6 इंटू 10 अलग निकाल दें, 10 की पावर 11 है। अब याद है तो देखिए पड़ा था, ये 9.1 हो गया। और इसे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन जाता है 16 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 9.1। अभी 9.1 को 9 ले लो भाई, ये 16 आ गया या 9 आ गया अब कर लो, ऑप्शन है जी 11, इतने सारे क्या करें, तो 9 × 9 7 बचेंगे। पॉइंट लगा दोगे तो जीरो हो जाएगा। अब 9 × 17 तो नहीं आता, लेकिन 70 से छोटा तो नंबर आता है, और वो कब आता है? 9 7 ज़ा 63 तो बन गया था 1.7। आगे भी करते हो, लेकिन यहाँ तो सवाल आ गया है कौन सा ऑप्शन होगा। 1.7 है, 10⁻11 है, तो सी द राइट आंसर। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो थोड़ी सी अगर इस्तेमाल करनी है, काम आसान है। वैसे अगर हमने तो पढ़ा भी है ये रेशियो, तो E/m रेशियो 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। If the instantaneous velocity of a body is equal to the average velocity, ये आपने पढ़ा भी होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत था ये, यदि ये चीज अगर एवरेज के बराबर हो जाए, ऐसी सूरत में हम कहते थे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लें। दे मूव with decreasing velocity, the move with variable acceleration, the body move with uniform velocity। भी खत्म, यही रिजल्ट आ गया, खत्म हो गई। तो मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन तो हो ही नहीं सकता, तो सी इज द राइट आंसर। The wave that required medium for their propagation are known as, तो आपने याद होगा तो बिल्कुल स्टार्ट में हमने वेव्स पढ़ी थी, तो वेव दो हिस्सों में टूटती थी। एक मैकेनिकल वेव्स होती थी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नो नीड ऑफ मीडियम, इनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, जबकि मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की नेसेसिटी जरूरी है, यानी जरूरत है। तो राइट आंसर होगा सी। और इससे फिर टूटती थी वो ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो हम कह सकते हैं न्यूटन पर कूलम। एक और भी होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ये दिया हुआ है, वरना आपको याद हो, एक ये भी होती है, वोल्ट पर मीटर भी होती है। अगर ऑप्शन में ये होता तो फिर आप करते वोल्ट पर मीटर, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये वाला मिल गया जो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से है, तो फिर बी द राइट आंसर। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद द सेम मोमेंटम। एक तो बात जिक्र हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, और परपेंडिकुलर, तो जब कोई चार्ज मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो उसके लिए एक बड़ा मशहूर फॉर्मूला याद है, QVB साइन थीटा। फिर दूसरी बात हुई है परपेंडिकुलरली की बात हो गई है, तो परपेंडिकुलर में कहानी यह है कि जी एंगल हो गया 90, और ऐसी सूरत में साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब ये कि मैक्सिमम फोर्स हो गई
क्योंकि साइन 90 होता है 1। और अब याद हो आपको, ऐसी सूरत में जो शेप थी वो बनती थी सर्कुलर मोशन, और जब सर्कुलर मोशन होती थी तो कौन सी फोर्स हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्यू वी बी, जो हमारी वैल्यू थी, ये बराबर हो गई mv² ओवर r। v क्या था, वेलोसिटी या स्पीड, तो इससे इसकी एक पावर कट गई। और याद रखा था तो ये रिलेशन भी आपने पढ़ा होगा, क्यू बी mv डिवाइडेड बाय r, ये वहां चला गया। r इक्वल टू, बल्कि पहले यूं लिख देते हैं, और ये mv हो गया। अब mv क्या है, मोमेंटम। और अब अगर हम देखते हैं तो मोमेंटम यहाँ पर दोनों का, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन दोनों का मोमेंटम सेम हो गया, तो R इज इक्वल टू मोमेंटम को P कहते हैं डिवाइड बाय क्यू बी। अब जरा गौर करो इस फार्मूले पे, मोमेंटम सेम है यहां से पता चल रहा है, फील्ड सेम है यहां से पता चल रही है, ये भी सेम हो गई, ये भी सेम हो गई। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने होता है बताओ भाई। अगर प्रोटॉन होता तो तुम कहते हो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और अगर इलेक्ट्रॉन कहते हो तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ क्योंकि मैथमेटिकली बात हो रही है तो चार्ज की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है रेडियस भी दोनों का, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी क्या हो गया, सेम। मोशन तो हो गई सर्कुलर। अब फर्क ये होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क ये पड़ेगा कि प्रोटॉन अगर ऐसे मूव करता है, यानी डायरेक्शन इस्तेमाल लो, ऐसे जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रोटॉन इस तरीके से सर्कुलर पाथ में रिफ्लेक्ट करेगा, और जनाब इलेक्ट्रॉन ऐसे करेगा। लेकिन जो कर्व पाथ बनेगा उनका रेडियस क्या होगा, सेम। तो मोशन हो गई सर्कुलर हो गया, तो डेल क्या होगा, दे विल डिफ्लेक्ट इक्वली, दोनों का इक्वली डिफ्लेक्शन होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो द राइट आंसर इज सी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दे मूव अनडिफ्लेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे मूव डिफ्लेक्टेड बट ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन होगी, कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस हवाले से तो मुझे जो लगता है वो सी इज द बेस्ट आंसर है। A body starts from rest and falls freely under the gravity. The distance covered by it in the t second. बड़ा बेसिक सवाल, मतलब ऐसा एमसीक्यूज है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी यू कहो या वी आई कहो, ये जीरो हो गया। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड फॉल हो रहा है तो जी होता है। और डिस्टेंस की बात हो रही है तो बड़ी मशहूर इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी या वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो पुट करा दो भाई, यहाँ तो जीरो होगा, 0 इंटू टाइम प्लस 1/2, ए की जगह पे जी और ये टी² तो ये तो खत्म। तो बचता क्या है, अब इसको हाफ को ऐसे लिख दिया उसने ऑप्शन में 0.5, तो ये तो पता ही होगा सबको, GT²। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत बड़ा, मेरा ख्याल में तो इसमें तो हार्डली आप लोगों को जो है वो 15 सेकंड 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा है। तब अगर बेसिक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ए इज द राइट आंसर। The total energy of a body at an instant executing simple harmonic motion is, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम याद रखें तो होता ये था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होती थी 1/2। अब क्योंकि ये स्प्रिंग हटा गया था, वरना वह फॉर्मूला ये था m ओमेगा² और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यानी टोटल एनर्जी आपने रटा हुआ भी होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये तो बाकायदा हमारे यहाँ केसेस है। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड, हमने तो कभी एम्पलीट्यूड को ए भी कहा है, एक्स नॉट भी कहा है, अब यहाँ पर ए एक्स नॉट ऐसी कोई कहानी नहीं, एक्स ही है, तो भाई एक्स। अब हाफ है तो ये, अब ये अगर याद हो स्प्रिंग अटैच बॉडी में ओमेगा² जो था वो हमारे पास था k/m। देखें ये याद होना चाहिए, तो अब फॉर्मूला बनता है 1/2m। ये मैंने जनरल फॉर्मूला था तो ये आ गया k/m और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर तो भाई a लिख रहा हूँ, अब ये ऑप्शन आप देख लेंगे कहीं है, 1/2 का मतलब 0.5 के, और अब एम्पलीट्यूड a नहीं लिखा तो x तो है ना भाई, बी इज द राइट आंसर हो। तो इससे नहीं डरना कि वो तो x तो हमने डिस्प्लेसमेंट कहा था भाई, कोई यहाँ इस तरीके से ऑप्शन दे रहा है
तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो एक्स का है, कोई फिक्स थोड़ी है एक्स है या एक्स नॉट है। आप एक्स को मैक्सिमम कह दो, ए को मैक्सिमम कह दो। तो ये तो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ, इतनी अकल तो हमें होनी चाहिए। बी इज द राइट आंसर। रिवर्स बेस सेमी कंडक्टर डायोड, अगर रिवर्स बेस होगा ना, देखो अगर डायोड पढ़ा होगा ये आपने ने, क्या डायोड क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप को अगर हम मिला देंगे, और दो किस्म की बाइजिंग होती है, एक फॉरवर्ड बाइजिंग होती है और एक क्या होती है रिवर्स। फॉरवर्ड में क्या होता है, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से करते हैं, जबकि रिवर्स बाइज में उसका उल्टा करते हैं। तो अब इसमें लाजमी तो रिवर्स बाइज है, तो पी किससे जुड़े, तो पी जो आपके पास टेमिक है या पी टर्मिनल हम कह दें, ये पी टर्मिनल जो होगा वो कनेक्टेड होगा, उसको सही से लिख देते हैं, कनेक्टेड होगा टू लोअर पोटेंशियल पार्ट से, यानी कम वाले से। लोअर पोटेंशियल पार्ट है नेगेटिव, एज कंपेयर टू एन टाइप, देन द एन टर्मिनल, यानी उसको दूसरे लफ्जों में आप सीधा सीधा ये कह दो भाई कि जो पी को है वो जुड़ जाएगा नेगेटिव से बैटरी के, एन जुड़ जाएगा बैटरी के पॉजिटिव से। तो ऐसी सूरत में हमारा जो स्विच होगा ना, वो जो स्विच होगा ओपन स्विच बन जाएगा। ये आपको डायग्राम आपने देखी भी होगी। और ओपन स्विच का मतलब ये हुआ कि ये ओपन सर्किट नहीं होगा, इसको मतलब ये है कि ओपन सर्किट है, आपका करंट ही पास नहीं हो रहा, आपका बटन ऑफ हुआ हुआ है, तो इसको हम कहते हैं स्विच ऑफ। तो डी इज द राइट आंसर। फॉर मैक्सिमम वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इक्वल टू होता था एफ एस कह लो या डी कह लो, और बिटवीन इनमें जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो कोसाइन होती है। और कॉस मैक्सिमम वैल्यू 1, और किस एंगल पर होती है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, 0 डिग्री पर। तो अगर 0 डिग्री अगर हमारे पास है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो ई इज द राइट आंसर। A body is moving in a circle with the constant speed. Which statement following? तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड या सर्कुलर पाथ कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती थी, टेंजेंशियल होती थी। एक्सीलरेशन जो होता था वो सेंटीपिटल होता था। और ऐसी सूरत में जो फोर्स भी होती थी वो भी सेंटीपिटल फोर्स है। तो पढ़े, द फोर्स इज ऑन एक्टिंग द बॉडी टेंजेंशियल नहीं, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर। अब दिमाग में याद आ जाए सेंट्रीफ्यूगल, वो तो अगेंस्ट है ना, एक्शन रिएक्शन इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बहरहाल जो फोर्स अगर सर्कुलर पाथ में रिस्पॉन्सिबल, जब भी आप कहीं कहते हैं कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, तो रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जिसे हम कहते हैं एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो पी इज द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट। द एसआई यूनिट या एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो याद होगा Q इक्वल टू या डेल्टा Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ऐसे बना लो, अगर देखो अगर फॉर्मूले याद है तो यूनिट बन सकती है, ये आ गया जनाब। अब तो खेल खत्म। एनर्जी जूल, चाहे हीट हो, हीट एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी है, मास किलोग्राम, और डिफरेंट केल्विन में हम लेते हैं, एसआई सिस्टम में तो केल्विन है। तो जूल पर केजी पर केल्विन, ए इज द राइट आंसर। द पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत मशहूर, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछ लेते तो फिर वो होती ओमेगा ओवर 2 पाई। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बहरहाल हमें तो टाइम पीरियड की बात करनी थी, आंसर हमारा बन जाएगा बी। इन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाई इक्वल टू एच वी, अब ये एच वी का मतलब वेलोसिटी नहीं है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन साइन है, ये ऐसे है। और अब आप बता दो, खुद पकड़ लोगे या ऐसे भी होता है। अब ये एनर्जी तो नहीं कह सकते, ऐसा मत करना, और एरो एनर्जी ऑप्शन भी नहीं है, तो याद करो क्या था, वर्क फंक्शन हम इसे कहते थे। तो सी द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ करंट,
क्या था जी यूनिट ऑफ करंट की डेफिनेशन, ये थी वैसे तो एम्पियर थी, लेकिन हमें पता है कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो एम्पियर भी है जिसे हम कहते हैं कूलम पर सेकंड, एम्पियर भी कहा जाता है। तो फिलहाल तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कूलम पर सेकंड, तो डी इज द राइट आंसर। Fast moving electron is struck by a heavy metallic target in and the evacuated glass tube give rise to the production of X-rays. C is the right answer. The alternating EMF और साइन हमें दिया हुआ है, जैसा भी है ई दिया है या जैसे भी दिया है, जनरेटेड बाय एन एसी जनरेटर गिवन बाय, तो ईएमएफ ऑफ एसी जनरेटर एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, नवाब भी कहते हैं ना इसको, जो बड़ा याद होगा, आपने पढ़ा होगा एसी सर्किट के अंदर। तो एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, डी द राइट आंसर। हाँ, मैक्सिमम होती तो फिर साइन नहीं होता, क्योंकि फिर एंगल 90 हो जाता है और साइन 91 होता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी ऑफ कैरियर्स है, तो एन टाइप में जो होती है वो माइनॉरिटीज होती है, वो होल की होती है। और अगर पी टाइप होती तो फिर हम इलेक्ट्रॉन की लेते हैं। होल का मतलब होता है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ भी आ गया इस 2.3 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बाइंडिंग पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन का मतलब, न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन दो हो गए। तो इसका मतलब ये है कि पर अगर निकालना है तो थोड़ा सा मैथ यहाँ यूज होगा, इसको डिवाइड कर देंगे टू से। ऑप्शन तो सारे ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो अब अगर मैं वैसे कर लूँ, याद है आपको तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी मैथ बहुत कमजोर है, तो टू टू वन जा टू, ये हो गया, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, थ्री आ गया, टू वन जा टू, वन आ गया, तो 1.1 एक ही ऑप्शन में, डी इज द राइट आंसर। द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो बड़ा मशहूर फॉर्मूला, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया कॉस थीटा, या स्केलर प्रोडक्ट यूं भी लिख सकते हैं, V डॉट ए, रिलेशन तो यही है, ये या ये, तो ऑप्शन बनता है ए। इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडल विल इंक्रीज फोर टाइम इट्स, तो देखो टाइम पीरियड पेंडुलम का स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के इक्वल होता था। तो जब अगर आपसे कहा जाए कि टाइम पीरियड जो है मतलब लेंथ फोर टाइम हो गई है, तो आप खुद देखो, तो टाइम पीरियड जो होगा वो टू टाइम्स हो जाएगा। तो जब टाइम पीरियड टू टाइम्स होगा तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम के, तो वो हो जाएगी हाफ, यानी डिग्रीज बाय, आप चाहे फॉर्मूले से कर लो। एफ देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 पाई जी ओवर एल हो गया। ऐसे कर लो भाई, अगर समझ में तो आप कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो अब जब ये डैश अगर मैं लिखूंगा और यहाँ 4L कर दूंगा, तो ये होगा 1/2 अंडर रूट एल, हाफ हो गया। अब कैसा मतलब ये है कि जी, अब दो ही है जगह टू नजर आ रहा है, या तो ए में या ई में, ए में इंक्रीज है तो मान नहीं सकते, तो बचता कौन सा, ई इधर आ जाएगा, डिग्रीज टू टाइम यानी हाफ हो जाएगा। इन अब इक्वेशन ऑफ द न्यूक्लियर डीके, अब देखो यहाँ पर वन था, वो वन यहाँ मिल गया, तो ऐसी सूरत में ये कब होता है, जब बीटा होता है। लेकिन बीटा में दो किस्म के डीके होते हैं, एक बीटा नेगेटिव होता है और एक बीटा, अगर वो साइन वैसी की वैसी रही बढ़ जाती तो नेगेटिव बीटा वही रही है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव बीटा जो, और पॉजिटिव बीटा मतलब पॉजिट्रॉन, तो एक्स का मतलब यहाँ पर जो होगा वो पॉजिट्रॉन होगा। A force of magnitude 10 न्यूटन एक्टिंग एक्स एक्सिस, यानी अगर ग्राफ बनाए तो बना लेते हैं कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, पूरा दिखा दें, चलो यूं दिखा देते हैं, ये रहा पूरा। फोर्स कह रही है 10 न्यूटन है, एक्स है, अब कैसे डायरेक्शन में, मान लें पॉजिटिव है तो हम कह देते हैं कि यहाँ जा रही है, देखो ये डायरेक्शन में जा रही है फोर्स, ये जा रही है 10 न्यूटन। तो फिर उसका जो आपसे पूछा गया है वर्टिकल वर्ड कंपोनेंट या कंपोनेंट वाई एक्सिस, तो सीधी सी बात यहाँ कोई जा ही नहीं रहा, तो आंसर क्या होगा, जीरो, या यूं भी कह लें
आपके पास जब इस डायरेक्शन में जा रही है तो एंगल क्या हो गया, जीरो। और अब कंपोनेंट अगर लेते हैं टेन इंटू साइन, वर्टिकल है ना तो साइन लगेगा, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो आंसर जीरो होगा। ऐसे भी साबित कर सकते हैं। अब प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंक्रीज आफ्टर इमिजन, ऐसे में कौन सा होता है, बीटा डी के, जिसे हम नेगेटिव बीटा डी के करते हैं, कि जब यहाँ पर होगा, अगर मैं यहाँ पर एक्स है, ये जी और ए है, इसको करता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में हमें जो मिलेगा यहाँ पर ऐसे, तो ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ देखो एक का इंक्रीमेंट हो जाता है ना, बैलेंस इक्वेशन, ये टू नहीं है, ये जी है। तो राइट आंसर होगा ए इज द राइट। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, अगर मैं यहाँ पर ऊपर रिलेटिव परमिटिविटी रेशो पूछी गई है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये चीज़ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दोनों कह सकते हैं आप, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हो, और इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कहा जा सकता है। रेशो है, सीधा है, इसकी यूनिट नहीं होती है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट होती है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी या डी के कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती, ये रेशो होती है सेम क्वांटिटी का। न्यूटन इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो न्यूटन, तो ये आंसर नहीं हो सकता। टेंशन, ये भी न्यूटन। कूलम फोर्स, ये भी न्यूटन। फ्रिक्शन, ये भी न्यूटन। तो बचा क्या, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड, या हम इसे ये भी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन न्यूटन नहीं है, तो आंसर हमारा बनेगा मोमेंटम। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज मैथमेटिकली होता है, तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। नेगेटिव साइन लेंस लॉ को बताती थी, तो हम फॉर्मूला यू लिखते थे, ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और फिर जब हम लिखते थे तो फिर माइनस साइन लगा, ड्यू टू द लेंस लॉ एन नंबर ऑफ टर्न्स होता था, ये आता था टोटल, तो आंसर बनेगा डी। इन द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, तो रेशियो पूछी, एन का मतलब ये है, एन नॉट तो हमारे पास इनिशियल है ना, तो यानी ये हमारे पास एन ओवर एन नॉट, तो ये बुक में भी दिया हुआ है। अब बुक में अगर लाइन भी लिखी हुई है, एक्टिविटी कहलाती है, द रेशियो ऑफ एन, वरना हम यू भी कह सकते हैं इक्वल टू ई रेस वन माइनस लैम्डा टी टी, तो ये चीज कहलाती है एक्टिविटी, ए इज द राइट आंसर। In Einstein photoelectric effect, HV equal to 5 plus EV naught equal to the maximum kinetic energy in the photoelectric effect, हमारे पास जो है वो ये होती थी, HF या एच न्यू कहते हैं, माइनस का जो होता वो पाई के बराबर होता था। ये बाद लोग इसको यू भी लिखते हैं, एच न्यू माइनस पाई। तो राइट आंसर अगर देखा जाए तो डी इज द राइट आंसर।